जरा कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे गांव में रहते हो जहां रात होते ही पूरा गांव डर के मारे अपने घर के दरवाजे जल्दी बंद कर देते हैं, क्योंकि रात में घूमती है एक श्रापित बुरी आत्मा। रात होते ही उसका आतंक शुरू हो जाता है। जो भी देर रात में घर से बाहर दिखता है वो आत्मा उसे जान से मार देती है। लेकिन ऐसा क्यों? तो चलिए जानते हैं इस सच्ची कहानी में। हेलो, मेरा नाम है गोपाल और ये है मेरा दोस्त योगेश और ये सच्ची कहानी है हमारी। दरअसल मेरे एक दोस्त जिसका नाम है राजू, हम उसके शादी में किसी कारणवश नहीं जा सके थे, इसलिए हम उसके गांव सीतापुर उसे शादी की मुबारक देने जा रहे थे। और वैसे भी हमने उसके मुंह से बहुत सारी डरावनी कहानी सुनी थी इस गांव की, तो हम दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे यहाँ आने के लिए। हम दोपहर को गांव में पहुँचे। सबसे पहले हम मिले राजू से। राजू हमें देख बहुत खुश हुआ। हम सब एक जगह बैठकर गपशप करने लगे। इधर उधर की बातें करते करते अब रात हो चुकी थी। मुश्किल से शायद 7 ही बजने आए थे। मैं देखता हूँ कि राजू के घर के लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया और हमें सख्त मना किया दरवाज़ा खोलने के लिए। अब देखते देखते गांव के सभी लोगों ने अपने घर के दरवाजे बंद कर रहे थे। मैं बिल्कुल हैरान था। मैंने राजू से पूछा, राजू ये सब क्या है दोस्त? राजू कुछ समय चुप रहा। बाद में वो मुझे घर के एक रूम के अंदर ले गया और कहा, दोस्त मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। तो बात है आज से 40 साल पहले की। हमारे गांव में उस समय एक औरत रहती थी जिसका नाम था रूपाली। वो बिल्कुल अकेली रहती थी गांव में। उसके ना तो माँ बाप थे और ना ही कोई रिश्तेदार। वो गांव में सभी के साथ अच्छी रहती थी, लेकिन गांव में कुछ लोग थे जो कि रूपाली पर बहुत गंदी नजर रखते थे। एक रात अचानक 2 आदमी चेहरा ढककर रूपाली के घर में घुस गए और रूपाली के साथ गलत काम करते हैं। पूरे गांव में पता चलता है। रूपाली हर किसी से पूछती है कि कौन थे वो लोग जिन्होंने मेरे साथ गलत काम किया, लेकिन किसी भी गांव के आदमी को नहीं पता था कि वो 2 लोग कौन थे। रूपाली भी पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि कोई भी गांव का आदमी उसकी मदद नहीं कर रहा था। इसीलिए पूरी तरह हार कर उसने खुद की जान ले ली। उस दिन से हर रात को गांव में उसकी आत्मा घूमती है और जो कोई भी आदमी उसे रात को नजर आता है वो उसे बहुत बुरी तरह मार देती है। ऐसा करीब 40 साल से हो रहा है। बात करते करते उनका ध्यान जाता है कि उनका दोस्त योगेश तो घर पर है ही नहीं। गोपाल और राजू उसे पूरे घर में ढूंढते हैं। घर के सभी लोग अब परेशानी में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ योगेश गांव के गलियों में घूम रहा था। यार, गांव के सभी लोग कितने जल्दी सो गए। सभी के घर के दरवाजे बंद है। एक कुत्ता तक नजर नहीं आ रहा। चलो मैं भी अब घर की ओर चला जाता हूँ। योगेश राजू के घर के पास आ जाता है। राजू का घर बंद था। वो जोर जोर से आवाज देता है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी योगेश के पीछे वो साया नजर आता है। योगेश को उसके पीछे से गुस्से से कुर्राने की आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब उसे वो आत्मा नजर आती है। वो दिखने में इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि योगेश जोर से चिल्ला उठा। उसके चिल्लाने की आवाज घर के अंदर तक आ जाती है। गोपाल उसकी आवाज सुन दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन उसे राजू और कुछ लोग ऐसा नहीं करने देते। गोपाल जोर जोर से चीखता है, मेरे दोस्त को अंदर ले लो, उसे कुछ न हो जाए। लेकिन फिर भी
उसे वो दरवाजा नहीं खोलने देते। योगेश डर के भाग रहा था। वह आत्मा उसके पीछे पड़ गई थी। योगेश दौड़ते दौड़ते लोगों के घर के पास आकर मदद की भीख मांगता है, लेकिन कोई भी गांव का आदमी उसकी मदद के लिए अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता। योगेश गांव के रास्तों पे दौड़ रहा था। वो आत्मा उसके सामने आ जाती है और उसे हवा में उठाकर बीच में से फाड़ देती है। गोपाल पूरी रात तक उसकी दोस्त की मदद के लिए राजू के घर वालों से मदद मांग रहा था। अगली सुबह जब हुई तब गोपाल की आंखों ने वो देखा जो कि कोई भी दोस्त नहीं चाहता कि वो अपने दोस्त को ऐसी हालत में देखे। योगेश की लाश बीच सड़क पर पड़ी हुई थी। उसकी बहुत बुरी तरह जान ली गई थी। गोपाल पूरी तरह से टूट गया। अब मैं योगेश के माँ बाप को क्या जवाब दूंगा। वो जोर जोर से रोने लगा। रूपाली की आत्मा ने एक और निर्दोष की अपने गुस्से में आकर जान ली थी। कहते हैं महाराष्ट्र के रामपुर गांव में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के पास कोई भी गांव का आदमी या औरत रात 12 बजे के बाद भूलकर भी भटकता नहीं है। उसकी वजह है वहां पर घटी एक बहुत साल पहले की एक बुरी घटना, जो कि मैं आपको जरूर बताऊंगा। प्रणाम, मेरा नाम है करण और ये सच्ची कहानी है मेरी। साल था 2010 का। मेरे स्कूल को गर्मी की छुट्टी लगी थी, तो मैं अपने पापा के साथ उनके गांव रामपुर आया था। गांव में मैं अपने दादा दादी से मिला और साथ में मेरे कुछ गांव के भाई बहन थे, कार्तिक और किरण। दिन भर मैं उनके साथ गांव में घूमता हूँ। मैं गांव के सबसे पुराने मंदिर में गया, जहाँ पर मैंने भगवान से मेरे पूरे परिवार की सलामती मांगी। गांव की सबसे सुंदर नदी बहुत अच्छी थी। इस गांव के सभी लोग बहुत अच्छे थे। मुझे ये गांव बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मन नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से वापस जाऊँ, जब तक मेरे साथ वो डरावनी घटना नहीं घटी। रात के तभी शायद 10 या फिर 11 बज रहे होंगे। हम सब खाना खा के एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी मुझे मेरी दादी गांव के उस बरगद के पेड़ के बारे में बताती है। कहती है, कुछ साल पहले हमारे गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी, जिसका नाम था सुंदरी। वो बहुत ज्यादा स्वार्थी स्वभाव की थी। उसे उसकी सुंदरता पे बहुत ज्यादा घमंड था। शायद इसी वजह से किसी ने उसकी जान ले ली और उसकी लाश पेड़ पर लटका दी। लोग कहते थे कि गांव की कुछ औरतें सुंदरी के सुंदरता से जलती थी, इसीलिए उसकी जान ले ली। लेकिन तभी से गांव में डर का माहौल फैलने लगा। जब भी कोई रात 12 बजे के बाद उस बरगद के पेड़ के पास जाता, तो वो गायब हो जाता या फिर उसकी लाश पेड़ पर लटकती मिलती। मुझे ये सब बातें सुन डर की वजह उस बरगद के पेड़ के पास जाने की बहुत मन हुआ। जब सभी सो गए, तभी मैंने अपने बहन भाई को उस पेड़ के पास चलने के लिए मना लिया। शुरुआत में किरण ने दादी को बताने की धमकी दी, लेकिन मैंने ऐसे वैसे कर कर उसे मना लिया। बहुत रात हो चुकी थी। हम तीनों गांव के बीच से उस पेड़ के पास जा रहे थे। रात में कुत्तों के रोने की आवाज सुनकर कार्तिक और किरण का चेहरा डर के मारे देखने लायक। अब हम बस कुछ ही कदम दूर थे उस पेड़ से। जैसे जैसे मैं उस पेड़ के पास जा रहा था, मुझे ठंड लग रही थी। अजीब था, गर्मी के मौसम में ठंड लग रही थी। मेरे सामने वो पेड़ था जिससे पूरा गांव डरता था। कार्तिक और किरण दोनों वहां पर डर रहे थे, लेकिन मुझे तो कुछ भी डरने जैसा नहीं लगा। हम वहां पर कुछ समय रुके। तभी कार्तिक को वहां पर एक कॉइन दिखता है। वो चुपचाप उसे उठा लेता है। तभी हमें वहां हंसने की आवाज सुनाई दी। हम तीनों चौंक गए। हमें कोई भी नजर नहीं आ रहा था, तो अभी हंसा कौन? हम डर कर वापिस घर आ गए। घर आकर हम तीनों चुपचाप सो गए। किसी को पता भी नहीं कि हम बाहर गए थे। तभी कुछ अजीब हुआ।
अगली सुबह जब मैं जागा तो कार्तिक की तबीयत खराब हो गई थी। अभी तक वो नींद से जागा नहीं था। घर के सभी लोग बहुत परेशान थे। ऐसा पहली बार था कि कार्तिक इतनी देर तक सोया हुआ था। दादी मुझसे पूछती है क्योंकि कार्तिक जाग नहीं रहा था, इसीलिए मैंने उन्हें कल रात के बारे में सब सच बता दिया। घर के सभी लोग डर गए। वो सभी मुझ पर चिल्ला उठे। उन सभी का डरा हुआ चेहरा देख अब मुझे भी परेशानी होने लगी थी। दादी ने तुरंत गांव के वेद को बुलाया। मैं ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। वेद ने अपने हाथ ऊपर कर दिए क्योंकि उसके पास इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था। कार्तिक का शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगा था। तभी दादी और दादा कार्तिक को गांव के पुराने मंदिर के पास ले गए। कार्तिक अभी तक होश में नहीं आया था। मंदिर के पुजारी ने जब कार्तिक को देखा तो उन्होंने कहा कि कार्तिक के ऊपर सुंदरी की आत्मा का साया है और कार्तिक जरूर उसकी कोई चीज अपने साथ लाया है, इसीलिए उसकी ये हालत हो रही है। अगर कार्तिक की जान बचानी है तो जो लोग रात को वहां गए थे उन्हें वापस रात 12 बजे वहां जाकर उसकी वो चीज वहां रखनी होगी और सुंदरी से माफी मांगनी होगी। सुंदरी की आत्मा कभी भी छोटे बच्चों को परेशान नहीं करती थी। वो इन्हें जरूर माफ कर देगी। पुजारी के कहने पर करण और किरण रात 12 बजे वहां पर पहुंचते हैं। कार्तिक और किरण दोनों ने सुंदरी से माफी मांगी। हमें माफ कर दीजिए अगर हमने आपको परेशान किया हो तो। मेरे छोटे भाई की जान बचा लीजिए। उन्होंने वो सिक्का वहीं रख दिया और वापस घर आ गए। जब तक दोनों घर आते तक कार्तिक इस दुनिया से जा चुका था। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। सभी लोग मुझे ही कार्तिक की जान जाने की वजह मान रहे थे। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मैं कभी वापस अपने गांव नहीं गया।